मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त मेरे साथ बहुत लर्नड पर्सनालिटी, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट बल्कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर के बाद दोबारा हमारी मुलाकात हो रही है, तो एवरी टाइम इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। असल में आप बहुत शेयरिंग करते फिर रहे हैं। हमें पता चला है कि आप अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत दुनिया के कई वो क्या कहते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज तो नहीं है कहीं आप कर रहे हैं? ये भी हो सकता है एक्चुअली। अब तो 80 डेज वो दौर था जब ट्रेन में और पता नहीं वो स्लो। अब तो ये 8 दिन में भी हो सकता है, आई कैन प्रॉमिस यू। लेकिन दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ऐसे है कि आपके साथ प्रोग्राम मेरा फखर यूसुफ जई, अपना चौधरी साहब, इन के साथ जो हमारे प्रोग्राम होते रहे हैं, तो यहाँ बॉस्टन में डॉक्टर चंद्र पाल शर्मा जी हैं, जो कि जिन्होंने स्विट्जरलैंड से डॉक्टरेट की थी, और उन्होंने यहाँ पे फिर फार्मास्यूटिकल में अपनी प्रोडक्शन यूनिट बनाया, जो हमने जाके देखा भी। सो ही इज डन वेरी वेल। वो पीछे से उनके जो बुजुर्ग हैं फादर की साइड से, वो पिंड दादर खान के पास से हैं, और उनकी वालदा मंडी बहाउद्दीन, यानी हमारे वेस्ट पंजाब के ये लोग हैं। पार्टीशन जी। हुई, ये इंडिया चले गए, वहां से ये स्विट्जरलैंड, उसके बाद फिर अब बॉस्टन में ही इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। तो इनके दिल में एक तमन्ना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ये नफरतें हैं ना, अगर ये बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, तो कम से कम ये कम हो जाएं, ताकि इस इलाके के लोगों को कुछ रिलीफ मिले, कुछ ये अमन की तरफ आए। जब अमन होगा तो ट्रेड होगी, जब ट्रेड होगी तो सबको फायदा होगा, कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हजारों लाखों को। तो वो उन्होंने मुझे और शकील चौधरी साहब को, पाकिस्तान, उन्हें, वो पाकिस्तान से आए हैं, मैं स्टॉकहोम से आया हूँ। अब प्रोग्राम आइंदा आने वाले वक्तों में ये है कि आप जैसे लोगों को भी बुलाया जाएगा ऐसी मीटिंग्स पे। तो ये है बैकग्राउंड। यहाँ पे आने के बाद मैंने हम टोरंटो गए थे। वहां पे मेरी स्पीच हुई जिना वाली बुक पे और हमारी पीस मिशन पे, टोरंटो यूनिवर्सिटी में, वहां पे। फिर उसी शाम हमने वहां के इंडो कनेड हाँ, इंडो कनेडियन वर्कर्स एसोसिएशन जो है, उससे भी बात की, और वहां पे अमन की बात, और फिर जो मेरी रिसर्च है पार्टीशन पे, उस पे बातें हुई। अब वॉशिंगटन डीसी में जा रहा हूँ संडे को, वहां पे टॉक होगी। उसके बाद आप वापस आके तो फिर हार्वर्ड में होगी 17 को। तो इस तरह मेरी वो टॉक्स हैं, जिसमें अमन की बात, जो हमारी मिशन है, हम चाह रहे हैं सब लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, इनवाइट किया जाए कि आप इस नेटवर्क में आए। तो ये बैकग्राउंड है। बहुत जबरदस्त सर, वेल डन। आप आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ही जो है वो कुछ कर सकते हैं। अगर कोई दुनिया में मसला नौकरियां हैं तो आप जैसे लोग ही कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चलें, क्योंकि आप वेस्ट में ही हैं और आप वेस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं। सर, हमने जी। देखा कि एक फैसला ऐसा आया, यानी एक करारदाद, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट, जिसको जो कि रशिया ये चाहता था कि उस पे सीक्रेट बैलेट हो, जो कि एनेक्सेशन अभी उसने यूक्रेन के कुछ इलाके ऐसे हुए, उसके ऊपर ठीक। हमने ये कहा कि इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और इंडिया का ये फैसला था कि नहीं, सीक्रेट बैलेट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अभी तो खैर बहरहाल आ गई, अभी और भी बहुत सी ऐसी करारदादें पेश हुई है, लेकिन इसको इस तरह देखा जा रहा है कि ये तो बड़े दोस्ती, बहुत एक स्ट्रॉन्ग अलाय, लेकिन इसके बावजूद इसका इस तरीके से उनको जवाब देना, तो आप इसको कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए जी, इंडिया हैज टू वॉक अ टाइट रोप, ये मशहूर एक कहावत है। तो उनके ऊपर अमेरिका का बहुत जोर है। अमेरिका इंडिया को बहुत कल्टीवेट कर रहा है, खास तौर पे ताइवान में जो ये टेंशन हुई है, उसके बाद तो इंडिया की इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो गई है। और टेक्नोलॉजिकली और आर्म्स डील भी अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ हो रही हैं, जो
ये पूरी वेस्टर्न मार्केट है उनके लिए, इंडिया के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडियंस का ये भी एक एक्सपीरियंस है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, तो जब सोवियत रशिया और उसके बाद ये जो है रशियन फेडरेशन हमेशा इंडिया को बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन का जो ये रेफरेंडम हुआ है उसके ऊपर सारी दुनिया कह रही है ये अनएक्सेप्टेबल है, तो वहां पे शायद इंडिया के ऊपर प्रेशर हो के शो करे कि ये हम इस किस्म के रेफरेंडम को नहीं मानते, क्योंकि पहले वहां पे जंग हुई है ना जी, और उसके बाद इस किस्म का रेफरेंडम हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक मुसीबत सी खड़ी हो गई है, हाउ टू बैलेंस द टू। अब देखेंगे कि रशियन रिएक्शन इस पे क्या होता है। तो ये इंडिया के लिए एक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, नो डाउट, क्योंकि वो वेस्ट को भी नाराज नहीं कर सकते ना, अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं और इलेक्शंस, तो वो वेस्टर्न ओरिएंटेशन उनकी है। डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन इंडिया ने एक ऐसी डिसीजन ली है जिससे जाहिर है रशिया कोई खुश नहीं होगा। ठीक। अच्छा सर, इसको इस तरह भी देखा जा रहा है कि ये एक न्यूट्रलिटी, बल्कि ये क्योंकि वो नाराजगी इस वजह से है कि जो उसकी न्यूट्रलिटी है उसको पसंद नहीं कर रहा वेस्ट उसको, क्योंकि उससे पहले आप जानते हैं कहा जाता रहा कि भाई आप जो है वो वोट करें, क्योंकि सर हमने इसके साथ ये भी देखा कि जो वीगर मुस्लिम्स का मामला था उसके ऊपर हमने चाइना के हक में ही वोट किया। हाँ देखे, लेकिन इंडिया ने वहां पे चाइना के इशू पे, उगेर इशू के ऊपर एब्सटेन किया है, मुझे तो ये खबर मिली है बिल्कुल उन्होंने कि एब्सटेन इंडिया ने चाइना के खिलाफ नहीं दिया। हमारा तो यही है कि हमने तो चाइना के खिलाफ कभी कोई स्टैंड लेना नहीं है। लेकिन मोर इंटरेस्टिंग इफ दिस इज ट्रू, जैसे मुझे बताया गया है कि वहां पे इंडिया ने उगेर इशू के ऊपर चाइना के खिलाफ नहीं वोट दिया, और अगर ये है तो शायद इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू पुट चाइना ऑन द बैक फुट, क्योंकि जब ये 2-3 इश्यूज के ऊपर चाइना ने वोट दे दिया था कि इनको टेररिस्ट लिस्ट पे ना दिया जाए, लेकिन अगर इंडिया ने, इफ आई हर्ड इट राइट, कि जी उन्होंने जी। एब्सटेन किया है, तो चाइना के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि वो इंडिया के खिलाफ ऐसे इशू के ऊपर कभी दोबारा वोट दे सके। तो इंडिया इज प्लेइंग इट्स डिप्लोमेसी वेरी क्लेवरली, लेकिन बहुत क्लेवर होते हुए भी कोई जरूरी तो नहीं कि आप कामयाब हो जाएं। तो रशिया के लिए एक और इंडियन रिलेशन जो है वो स्ट्रेन हो सकते हैं, मगर चाइना को दे हैव पुट चाइना ऑन द बैक फुट, क्योंकि चाइना के खिलाफ उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान का तो आप जाने दे ना, पाकिस्तान ने चाइना के खिलाफ कभी कोई बात हिम्मत करनी नहीं करने की ना, क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान जिस दिन आजाद अपनी फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करेगा, वी ऑल विल गो बैक एंड गारलैंड द गवर्नमेंट, जो भी कोई होगी। ये तो कभी इसकी बात मान लेते हैं, कभी किसी और की बात मान लेते हैं, अपनी पॉलिसीज खुद मुख्तार पॉलिसीज नहीं इख्तियार करते पाकिस्तान में। दैट्स द ट्रेजेडी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा इस तरफ आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो बहुत ही बड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा है स्वात में, क्योंकि एक स्कूल वैन पे हमला हुआ है और उसमें उसका ड्राइवर जाँ भाग हो गया है, बच्चे जख्मी हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी वापस आ गई है। अब आप जानते हैं काफी दिनों से ये बात हो रही है कि जो तालिबान है वो वापस आ चुके हैं उन इलाकों में, ये सब बातें की जा रही हैं। तो इस वक्त आप जानते हैं कि एक तरफ तो पॉलिटिकल जलसे हो रहे हैं, हकीकी आजादी, और दूसरी तरफ अब स्वात में ये स्टार्ट हो गया है। तो ये आप इसको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है सिलसिला, कि क्या दोबारा से वही सब कुछ और हम अपनी सियासत में फंसे हुए? देखिए नहीं, एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के उन इश्यूज में ही पड़े हुए हैं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर सही हटाया गया है नहीं हटाया गया, ये हुकूमत जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। इन हालात में जो हमने अपने बॉर्डर्स को सील नहीं किया और तालिबान वापस आ गए हैं, और तालिबान अब तो स्वात के अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी वजीरिस्तान में और इधर उधर उन्होंने बट्टा लेना शुरू कर दिया, कितने मिलियंस उन्होंने ड्रॉ भी कर लिए हैं। तो पाकिस्तानी स्टेट की रिट कहाँ है फिर? वेयर इज द पाकिस्तानी स्टेट? तो ये बहुत मुसीबत की एक और फिर घड़ी खड़ी होती जा रही है। और वो क्या कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है अब सुना है स्वात में बहुत हो रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये जो वैन थी, ये
लड़कों के स्टूडेंट थे या लड़की स्टूडेंट थे जिनके वैन पे ये गोली चली है? जी जी, जो वीडियोस और फुटेजेस आई हैं उसमें लड़के हैं। अच्छा, लड़के हैं। तो तालिबान के लिए जो भी स्कूल में जाए ना, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। लड़कों के ऊपर भी वो हमला करने को तैयार है। तो इस किस्म के वो इलम दुश्मन, एक हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है, वो पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है। अगर ये उन्होंने ही किया है तो लगता भी ये है कि वो ही कर सकते हैं, और कौन करेगा एक स्कूल के ऊपर हमला? डॉक्टर साहब ये भी पढ़ी है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट आई है जिसमें तालिबान ने कहा है कि नहीं हमने ये नहीं किया। तो बात ये कि अच्छा। चले अगर, हाँ, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो इस तरह का कौन करता है। और दूसरी बात ये कि उससे पहले हमने ये देखा कि ये कहा जाता रहा क्योंकि मलाला यूसुफजई पर हमला किए हुए 10 साल हो गए, तो उसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। तो ओहो, आपको नहीं लगता तो वैसे ही उन्होंने कह दिया कि नहीं किया, हुआ उसी तरफ से है? हो सकता है। देखें, जब तक प्रूफ हमें नहीं मिलता तो हम दोनों साइड्स की स्टोरी बता सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न इस किस्म के हमलों का तालिबान का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। डॉक्टर साहब, तो क्या ये जो हकीकी आजादी की जंग है, अब देखिए ना केपीके में जो ये सारी सिचुएशन है, ये तो इमरान खान की हुकूमत है ना वहां पर, तो वो जी तो जी। अपनी आजादी के लिए निकले हुए हैं। और उस तो इसको कौन देखेगा? आई नो, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर केओस, एनर्की, इनफेक्टिविटी, ये सारा कुछ पाकिस्तान की एवरीडे सियासत का नाम है। और यहाँ पे क्योंकि गोली चल गई है और एक बेचारा ड्राइवर मारा गया है, तो उसकी नौयत ज्यादा सीरियस हो जाती है। लेकिन एवरीडे पॉलिटिक्स भी तो इस तरह ही हो रही है ना पाकिस्तान में। हम्म। लेकिन डॉक्टर साहब अगर तारीख उठा के देखें, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान की 75 ईयर्स में, क्या जो ये एक तालिबान के आने के बाद जो दहशतगर्दी की जंग थी, इससे पहले तो पीसफुल ही था स्वाद। मैं तो स्वात में जा चुका हूँ अपने फादर के साथ में, हल अर्ली 60s में। इतने पीसफुल लोग थे वो, इतने शरीफ लोग। और देखें, बाकी पख्तून जो है वो तो गन्स गुन्स कैरी करते हैं, स्वात में ये बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल मासूम से लोग थे। और मिंगोरा और ये सारे इलाके हमने देखे हैं, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। ये सारा कुछ तो तालिबानाइजेशन के जरिए हुआ है ना, जब इन्होंने इस्लामिक एमिरेट्स कायम की हैं, मालाकंड में भी की हैं और फिर स्वात में भी की हैं। और फिर हमारा आर्मी एक्शन भी उनके खिलाफ हुआ था। वो मेरी जो गैरिजन स्टेट किताब है उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो ये अगर दोबारा आ गए हैं तो ये पाकिस्तान की हुकूमत की मर्जी से आए हैं, या कि पाकिस्तान की हुकूमत की कोई रिट ही कहीं नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल ही कहीं नहीं है। तो इस किस्म के जो है शरपसंद एलिमेंट जो चाहे कर ले। हम्म। तो एक तरफ ये कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारी तो ये सिचुएशन है, अब इसको अगर हम सर इस तरह लेकर जाएं कि आप देख लें ये इस रीजन में सारे जो कंट्रीज हैं, यानी ये कि सिर्फ दो नेबरिंग कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, तो वो तरक्की में कहाँ और हम जो है वो इसी उसमें फंसे हुए हैं। तो इसकी एक बुनियादी वजह, पहले भी एक मरतबा आपसे बात हुई थी, आपने कहा था तालीम। क्या अभी भी तालीम आप समझते हैं कि तालीम ही है, या आप समझते हैं कि कुछ और फैक्टर्स भी? नहीं, एक सोशल प्रैक्टिस भी है कि इंडिया के अंदर उन्होंने देखा जहां कि एक अवाम चाहते हैं कि उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, तो उन्होंने एकदम नहीं लेकिन पूरे एक प्रोसेस के बाद कई स्टेट्स नहीं बना दी। देखे, इंडिया शायद जब आजाद हुआ था तो 9 स्टेट्स हुआ करती थी, अब वहां पे 29 हो चुका है कि फेडरल सिस्टम उनका कामयाबी से चल रहा है। उनके पास एक सेंट्रल हुकूमत भी है, वो भी इफेक्टिवली काम करती है। हर एक को पता है कि उसकी क्या फंक्शन है, क्या ड्यूटी है, और उसके मुताबिक ही हो रहा होता है। ठीक है। हमारे यहाँ तो आज तक फेडरेशन ही पूरी नहीं हो सकी। सेंट्रल हुकूमत अगर कमजोर होती है तो टेररिज्म इंटरनली शुरू हो जाती है। अगर वो पावरफुल हो तो ये जो जितने तालिबान और ये और वो हैं, उनको ये दबा के रख लेते हैं until somebody releases them again। और इल्म, एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, अगर आप ऐसी एजुकेशन दें जो बच्चों को दहशत पसंदी, एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाएंगी, तो वो तो बहुत डेंजरस एजुकेशन है। हम चाहते हैं ऐसी एजुकेशन हो जो जहन को आज़ाद करे, इंडिपेंडेंट सोच और इंसाफ की कैपेसिटी जो है हम हर इंडिविजुअल में उसे मजबूत करें कि जो मेरे राइट्स हैं वो आपकी ड्यूटी है, और जो आपके राइट्स हैं वो मेरी ड्यूटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मेरे सारे राइट्स हों और आपकी सारी ड्यूटीज हों, तो वहां पे तो फिर झगड़ा पड़ेगा।
तो पाकिस्तान को ये सारी चीजें स्क्रैच से दोबारा करना चाहिए। एंटी इंडियाइज्म को छोड़े, पाकिस्तान गया है बन, 220 मिलियन लोगों का मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडस्ट्री कोई नहीं है। यानी ये भी लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है ना, कि दुनिया में जब आप हायर किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो वो लोअर टेक्नोलॉजी आपने कवर कर ली होती है। हमने वो सारा कुछ शॉर्टकट कट के तो वहां तक पहुंच गए हैं बिकॉज वी आर वेरी गुड इन थिंकिंग इन मिलिट्री टर्म्स। लेकिन जो मुल्क दुनिया में कामयाब है, मसलन स्वीडन इज ओनली 10 मिलियन, उनकी एक्सपोर्ट सेक्टर तो आप देखें, जितने वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उनकी सारी एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड है, हाई टेक वो सारा काम करते हैं। तो पाकिस्तान में ये सारी चीजें, किसी ऐसी हुकूमत इफेक्टिव जो दुनिया को देखे कि कौन सी एजुकेशन की जरूरत है और वो एजुकेशन हमारे बच्चों को दे, तो जब तक वो नहीं होता बुरा हाल है। डॉक्टर साहब आप ये बात करें, इमरान खान जो हलफ ले रहे हैं अपने जलसों में नौजवानों से, तो वो उनको डेली बेसिस पर कई मर्तबा अपने उसमें ये बताते हैं कि ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। आप जो मुझे हलफ बकायदा हाथ खड़ा करके हलफ ले रहे हैं, जिस तरह हिटलर लिया करता था, कि ये आप मेरे जिहाद के लिए निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन, तो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन इज द वे टू कॉन्फ्रंट इमरान खान एंड इज एब्सर्ड ये पॉपुलिज्म। ये पॉपुलिज्म है ना, ये जिहाद लोगों से करवा रहे हैं अपने हक में। भाई ये क्या बात हुई, यानी ये जस्ट यूजिंग इस्लामिक सिंबल्स टू विप अप इमोशंस ऑफ द पीपल, सिर्फ इतना है। इनके पास 4.25 साल थे तो क्या इन्होंने करके दिखाया है? मुझे याद है मैंने गलती से, बट इन गुड फेथ, जब इन्होंने रियासत मदीना के ऊपर तकरीर की थी तो इंडिया से बड़े लोगों ने कहा कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर पे था, तो इन गुड फेथ वो चाहते हैं कि इंसाफ लाया जाए इस तरीके से। तो तब इमरान खान ने कहा था कि 35 मिलियन बच्चे जो हैं वो उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड है बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब कोई मुझे बता रहा है कि यूएन फिगर्स के मुताबिक वो 45 मिलियन की फिगर हो चुकी है। तो इनके 4-5 साल में कहाँ पे वो जो न्यूट्रिशन का इशू है उसको अटेंड किया गया है? इन्होंने तो इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दी, हाँ जी, सारी चीजों पे पाबंदियां लगा दी, पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर दिया। अब ये जो हुकूमत आई है ये भी बिल्कुल नॉनसेंस है। ये इन्होंने जाके यूएन की जनरल असेंबली में वो ही कश्मीर की रट, और वो फिर क्या करते हैं इंडियन, वो फिर बलूचिस्तान की स्टोरी बता देते हैं, जो हम कादियानियों के साथ करते हैं वो ले आते हैं, औरतों के साथ हिंदू लड़कियों को उठाना, ये हर साल ये रिचुअल हो जाता है। इससे आगे जाने का तो कोई सिलसिला नहीं है ना। पाकिस्तान हैज टू कम डाउन टू ए रियलिस्टिक लेवल ऑफ थिंकिंग। हम इंडिया की तरह कामयाब मुल्क नहीं है, हम एक नाकाम मुल्क है, लेकिन हम एक मुल्क है जिसको कामयाब करने के लिए बेसिक चेंजेस लाने होंगे। जब वो होगा तो देखें पाकिस्तान की भी किस्मत बदल सकती है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये जो दहशतगर्दी इस वक्त आई हुई है, तो इसमें आप क्या अफगानिस्तान के साथ जो हमारे जो तालिबान हैं वो तो बड़े मतलब जानते ही है ना आप, बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे, तो वो नहीं रोक रहे क्या तालिबान को कि ये ना करो पाकिस्तान के साथ? अब ये नहीं पता कि उनका इन्फ्लुएंस कितना इनके साथ चल रहा है या वो खुद ही करवा रहे हैं, क्योंकि वो तो इंडिया के साथ कहते हैं हम अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं। तो पता नहीं अफगानिस्तान की हुकूमत की क्या पॉलिसीज है। और ये भी नहीं ना हमें पता कि हम जब कहते हैं कि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वहां उनका बयान है कीप योर हैंड्स ऑफ अफगानिस्तान, वी डोंट वांट योर हेल्प। ये सुना जनरल असेंबली में कहीं बात हुई है। तो हम यानी वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन अफगानिस्तान instead of dealing with Afghanistan in an effective manner. ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मुझे ये मालूम था जब अब इंसान बाहर वो विजिट कर रहा हो तो फिर उस वक्त जो है वो एक तो ये कि अपने इतने हालात से बाखबर नहीं रहता, दूसरी ये भी होती है कि उसको सैर करने देना चाहिए जो एक्टिविटीज आपकी हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है कम आपको तंग कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि नहीं, डॉक्टर साहब जो है इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं तो वो अच्छा है, जबरदस्त तरीके से वहां पर जो है जो भी कर रहे हैं करें।
बड़ी मेहरबानी, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड, वेरी कंसिडरेट। देखिए जब भी आप बुलाएंगी दोबारा, आई विल ऑलवेज बी देयर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक्स।